ध्यान दें, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो क्यू पॉजिटिव है, यहाँ क्यू निगेटिव, मतलब कि यहाँ से लाइंस निकल रही हैं और यहाँ पे लाइन एंटर कर रही है। पहले खा लो तुम, खा लो, पहले तुम खा लो। केस में फ्लक्स बाहर निकल रहा है गॉसियन सरफेस से, और दूसरे केस में फ्लक्स अंदर आ रहा है। अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिक लाइन्स अगर अंदर आ रही होंगी, इसका मतलब फ्लक्स अंदर आ रहा है। तो अगर कोई पूछे साइन कन्वेंशन क्या लेना है, तो इसका मतलब है कि आउटगोइंग फ्लक्स को हम पॉजिटिव लेंगे और इनकमिंग फ्लक्स को लेंगे निगेटिव। तो लिख लीजिए, आउटगोइंग फ्लक्स इज टेकन टू बी पॉजिटिव। और वैसे भी देखोगे तो दूसरे केस में जो फ्लक्स है वो निगेटिव है, माइनस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, और पहले केस में प्लस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, तो दूसरे केस में फ्लक्स निगेटिव है। ठीक, तो आउटगोइंग फ्लक्स इज टेकन टू बी पॉजिटिव एंड इनकमिंग फ्लक्स इज टेकन टू बी नेगेटिव। आउटगोइंग flux is taken to be positive and incoming flux is taken to be negative। ठीक, अब एक सवाल देते हैं, देखिए कौन करेगा। ठीक, आउटगोइंग फ्लक्स इज टेकन टू बी पॉजिटिव एंड इनकमिंग फ्लक्स इज टेकन टू बी नेगेटिव। ठीक, यार एक स्क्वायर प्लेट यहां रखी है, ध्यान देना जरा। कौन सी प्लेट है? स्क्वायर प्लेट है। इस स्क्वायर का साइज है ए, और इसके सेंटर से a/2 डिस्टेंस पे, बिल्कुल सेंटर से a/2 पे एक चार्ज रखा है Q। तो इस चार्ज की वजह से इस प्लेट से कितना फ्लक्स पास होगा? कितना पास होगा? Q/6। क्योंकि ये सवाल वही है जिसमें पूरा क्यूब बना था, उसमें क्या किया, सिर्फ एक प्लेट बना दी। तब ऐसे सवालों में हमें खुद सोचना होता है कि इसको क्लोज कैसे किया जाए सिमेट्रिकली। तो 6 ऐसी प्लेट बनाएं जिससे सिमेट्रिकली ये क्लोज हो जाए। कहने मतलब सवाल तो वही था जो मैं ऑलरेडी करवा चुका था, बस घुमा के लोगों ने दे दिया। तो ए साइज यहाँ पे ए साइड दे रखी और a/2 पे रखा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे एक क्यूब बनाया जा सकता है। सही है, उम्मीद बात समझ गए होंगे। तो काफ़ी आसान। तो ऐसे केस में हमें सिमेट्री ढूंढने के लिए फिर बाकी सरफेसेस खुद से बनानी पड़ती हैं। ठीक, समझ के बात को। तो आंसर तो मैं कल ही लिखवा चुका था कि यार बॉडी सेंटर्ड है तो Q/, क्योंकि पूरे 6 प्लेट से मिलके Q/एप्सिलॉन नॉट, तो एक प्लेट से Q/6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, चलिए प्लीज ध्यान दें, एक क्यूब है, क्यूब के से पहले अच्छा ये बताओ चलो कि एक स्क्वायर प्लेट है और इसके एक कोने पे एक चार्ज क्यू रखा है, तो इससे कितना फ्लक्स पास होगा? आंसर है 0। एरिया वेक्टर बाहर, एरिया वेक्टर बाहर, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसी प्लेन में होगा। ठीक, चार्ज है तो इससे लाइन्स देखें तो ऐसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी, या इधर निकलेगी, या इधर निकलेगी। ठीक, और एरिया वेक्टर बाहर है तो 90 डिग्री का एंगल बनना है, तो फ्लक्स पास होगा 0। ठीक, कोई दिक्कत? इस केस में जरा बताना, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और ये प्लेट ऐसे रखी है, बोलो भाई कितना फ्लक्स पास होगा? क्यों? हाँ, एरिया वेक्टर बाहर है और इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स एक्सिस में, जबकि एरिया वेक्टर है बाहर की तरफ जेड एक्सिस। कोई दिक्कत? 90 का एंगल है। हाँ, अगर ऐसा कुछ होता, प्लीज ध्यान दें, ऐसे रखी होती प्लेट ऐसे, और मान लो प्लेट का एरिया ए है, तो अब इस केस में एरिया वेक्टर भी इधर होता और फ्लक्स भी इधर ही, इलेक्ट्रिक फील्ड भी, तो यहाँ पे E/A। ठीक, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, एक और सवाल। ऐसे लोग इसको रट्टे मान लेते हैं। एक क्यूब है, क्यूब, उसके कॉर्नर पे एक चार्ज रखा है, कॉर्नर पे,
ठीक, कॉर्नर पे एक चार्ज है। तो एक सवाल तो है कि इस क्यूब से कितना फ्लक्स पास होगा, और फिर सवाल है कि हर फेस से कितना पास होगा। फेस का मैं नामकरण कर देता हूं भाई, ए बी सी डी ई एफ जी एच। तो पहले फेस का नाम तो बता दूं मैं। तो फेस का नाम है, पहला फेस ए बी सी डी ले ले, जो रट्टा मार के बैठते हैं उन्हीं के लिए इंतजाम किया गया। फिर ए डी एच जी, फिर एक हो जाएगा ए बी एफ जी, ए बी एफ जी। फिर एक फेस हो जाएगा बी सी ई एफ, 6 फेस है ना। फिर एक हो जाएगा एफ ई एच जी। फिर एक हो जाएगा ये वाला डी सी ई एच। ठीक, फिर एक और सवाल, इस बार हर कोने पे एक चार्ज क्यों रख दिया, हर कोने पे। तो हर फेस से कितना फ्लक्स पास होगा। सिमेट्री तो मैं ये बोल सकता हूं कि हर फ्लक्स फेस से सेम फ्लक्स पास होगा, लेकिन कितना। ठीक, हर फेस से कितना फ्लक्स पास होगा ये बताना है। इस सवाल को कर लेते हैं पहले। इसको अगर सिमेट्रिकली देखना है तो देखो, जितनी डिस्टेंस एक्स में उतनी एक्स में इधर नहीं है, तो इसका मतलब एक क्यूब इसके बगल में रखना पड़ेगा। सही है, कोई दिक्कत। जितनी डिस्टेंस वाई में ऊपर नीचे है उतनी ऊपर नहीं है। ठीक, जितनी जेड में अंदर उतनी जेड में बाहर नहीं है। तो पता इसको सिमेट्रिकली अगर क्लोज करना तो 8 क्यूब रखने पड़ेंगे। कितने रखने पड़ेंगे? 8। आप नहीं समझ पाए होंगे, दिखा देता हूं। एक इसके बगल में, 2 हो गए। ठीक, 2 आगे रखने पड़ेंगे ताकि जेड में सिमेट्री मिल जाए। 4 हो गए नीचे। फिर उसको 4 को दबाने के लिए ऊपर भी वाई में सिमेट्री चाहिए, तो 4 और रखने होंगे। 2 इसके ऊपर और 2 जो आगे रखे थे उसके ऊपर। ठीक, तो एक बड़ा क्यूबॉइड बन जाएगा। ठीक, ये क्यूब बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। अबे इंसान है क्या है? पक्का? अच्छा, लेकिन क्या देख रहे थे? समझाते हैं। अभी फोटो बनाना थोड़ी सी मुश्किल होती है, ठीक, लेकिन फिर भी ध्यान से देखना। जितनी डिस्टेंस एक्स में इधर है, इधर एक्स में नहीं है, तो एक्स में सिमेट्री लाने के लिए एक क्यूब ये है, तो इसके बगल में एक क्यूब और रख देंगे तो एक्स में सिमेट्री आ जाएगी। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत तो नहीं। जितनी डिस्टेंस जेड में अंदर है उतनी बाहर नहीं है, तो उस जेड को एक इधर और एक इसके बगल में आ गई सिमेट्री, जेड में आ गई। अब नीचे कितने हो गए? 4 क्यूब, लेकिन ये फिर भी खुला है, तो उसको ढकने के लिए ऊपर से 2 और 2 4 और, हाँ, तो सिमेट्रिकली ये बीच में आ जाएगा, बिल्कुल सेंटर पे। सही है, तो टोटल कितने हो गए? 8। 2 एक्स एक्सिस में, उसके आगे 2 जेड में, और फिर ये ऊपर रह गया अभी, है ना, तो इसको सिमेट्रिकली ढकने के लिए 4 और ऊपर से। तो कितने हो गए टोटल? 8। सही है, 8 दिखे? अब दिख गए यार? वो फोटो 3D वाला है तो किसी ने बना रखा है, तुम उठ के आओ तो मैं तुम्हें दिखा दूं। और ये थोड़ा सा मुश्किल काम होगा तुम्हारे लिए, ये कॉपी उन्हें भेज दो तो दिख जाएगा। हाँ, सॉलिड स्टेट जिसने पढ़ी होगी वो होता था, हमसे समझ जाता। एक डार्क क्यूब है जो सवाल में दिया था, बाकी जो डॉटेड हैं वो हमें और रखने पड़ेंगे।
अभी भी ना समझ पाओ तो क्षमा चाहेंगे फिर, ठीक? क्योंकि इसको कोशिश तो की जा सकती है बनाने की, देखते हैं। रहने दें, सही है, ध्यान दें। तो पूरे क्यूब से 8 क्यूब मिला के, बड़ा क्यूब मिला के चार्ज इंक्लोज्ड है क्यू, ठीक? तो एक क्यूब से कितना पास होगा? क्यू बाई 8 एप्सिलॉन। अब ध्यान दीजिएगा भाई, ये जो फेस ए बी सी डी हैं या ए डी एच जी हैं या ए बी एफ जी हैं, इनके कॉर्नर पे ही रखा है ये चार्ज। जरा ध्यान से देखें, ए बी एफ जी, मतलब कि ये कोना है, तो ये 3 दीवार कवर करेगा, छत, ये दीवार और ये दीवार। इनसे फ्लक्स 0 पास होगा। आंसर ये रहा, ठीक? क्योंकि जिस स्क्वायर के कॉर्नर पे अभी 5 मिनट पहले की कहानी है, चार्ज रखा था, उस स्क्वायर से फ्लक्स 0 पास हुआ था। तो 3 साइड ऐसी हैं जिनसे फ्लक्स 0 पास होगा। कौन से 3 है वो? अगर ये कोना है, मान लीजिए ये कोना है, तो इसमें 3 फेस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पता कौन सा? एक ये दीवार, एक छत और एक ये वाली दीवार, ठीक? इन तीनों के कोने पर रखा है चार्ज क्यू, तो इन तीनों से तो 0 फ्लक्स पास होगा। बाकी बचे कितने फेस? 3 और बचे, तो बाकी बचे 3 सिमेट्रिकली हैं, तो डिवाइडेड बाई 3 करें तो बाकी 3 से पास होगा क्यू बाई 24, क्यू बाई 24 और क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट, ठीक? डिवाइडेड बाई 3, पूरे क्यूब से क्यू बाई 8, क्यूब में होते हैं टोटल 6 फेस, 3 से 0 हो गया, तो बाकी 3 से कितना पास करेगा सिमेट्रिकली? तो डिवाइडेड बाई 3 करेंगे तो 8 या 24 होता है। कोई दिक्कत है इसमें? जिन 3 से 0 है वो ये है फेस, ए बी एफ जी, ए डी एफ जी, और एक है ए डी सी बी या ए बी सी डी, क्योंकि इन तीनों के कॉर्नर पे रखा है चार्ज, ठीक? कोई दिक्कत? अगला सवाल आप खुद करें। इस बार मैंने 6 की 6 कोनों पे चार्ज क्यू रख दिया है। कहीं दिक्कत है? तेज बोलो, मास्क लगाओ। अच्छा, हाँ, ये हाथ लग गया तो यहाँ पे क्यू है, 6 की 6 कोनों पे चार्ज है, और अब हर फेस से फ्लक्स बताना है। हाँ, ये रेजो की शीट का सवाल है, बिल्कुल सही जवाब है, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट हर फेस से। क्योंकि देखो, ध्यान दो, बहुत आसान है। मान लो ये फेस ले लेते हैं, ये वाला, ठीक? ये वाला फेस कौन सा? ये वाला, देखा? इस फेस पे जो चार्ज रखे हैं इनसे तो 0 होगा, कोई दिक्कत? और अब इसकी वजह से क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से भी क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट, इसकी वजह से भी क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वजह से भी क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। तो ऐसे 4 चार्ज हैं इनकी वजह से, तो 4 इंटू क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। हाँ, ये सवाल करना मुश्किल होता अगर ये ना कराया होता तो आंसर है क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, एक सवाल ये बताओ जरा, एक क्यूब है, प्लीज ध्यान देना जरा, देखें इस बार ये कितने लोग बता पाते हैं। इस पूरे क्यूब से 3 चार्ज रखें भैया, एक तो बॉडी सेंटर्ड है, एक फेस सेंटर्ड है, और एक कोने पे रखा, किसी भी कोने पे। बोलो भाई कितना फ्लक्स टोटल पास होगा पूरे क्यूब से? तो कुछ नहीं, फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी। तीनों सवालों के आंसर को जोड़ दीजिए। अगर बॉडी सेंटर्ड होता तो कितना पास होता पूरे क्यूब से? क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट।
कितना होता? तो कल ये सवाल कराया था। अब इसको भूल जाइए, अगर फेस सेंटर्ड होता तो कल कितना पास हुआ था? q/2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि एक क्यूब यहां बन गया था। ठीक, बेवकूफ इंसान, q/2 एप्सिलॉन नॉट पूरे क्यूब से पूछ रहा हूं। ठीक, और अभी टोटल आंसर आपके सामने, जितना भी आ जाए, कितना आएगा? 13 q/8 एप्सिलॉन नॉट, ये बोल रहे हैं तो मान लिया। ठीक, कहने का मतलब ये तीन अलग अलग सवाल थे, मैंने एक ही में कंबाइंड कर दिए। ठीक, इतना कर दो, इतने में पब्लिक रो जाती है। उनसे अलग अलग पूछ लो तो आंसर रट्टा मार के बैठती है। बोले बॉडी सेंटर्ड होगा तो q/एप्सिलॉन नॉट, और इस स्पेस से q/6 एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये वाला सवाल कल कराया था फेस सेंटर्ड वाला, याद करो। इसके बगल में एक और क्यूब बनाया था, फिर बोला था कि टोटल क्यूबॉइड से q/एप्सिलॉन नॉट, तो आधे से q/2 एप्सिलॉन नॉट। और ये वाला अभी थोड़ी देर पहले ही कराया है कॉर्नर पे, ये रहा। कॉर्नर कोई सा भी हो सकता है। इसके समझने के लिए ये वाला समझना ज्यादा जरूरी है। आ गया। पहली चीज यहाँ पे फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। इस क्यूब को ढकने के लिए, इस चार्ज रखने के लिए मुझे 8 क्यूब की जरूरत पड़ी। एक ये 7 और, एक इसके बगल में, 2 इसके आगे, तो 4, और 4 उसके ऊपर। ऊपर नीचे 4 है तो 4 के ऊपर भी 4। ठीक, तब जाके सिमेट्री आएगी। ठीक, तो पूरे बड़े वाले क्यूब से पास होता q/एप्सिलॉन नॉट, तो एक क्यूब से पास हुआ q/8 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, इतनी बात समझ में आई। फिर 3 फेस ऐसे हैं जिनके कोने पे चार्ज रखा है। एक ये वाला फेस दिखा, एक ये वाला फेस दिखा, और एक फेस ये छत वाला फेस। ठीक, कहने मतलब अगर मैं प्रैक्टिकली दिखाऊं तो इस कोने को 3 फेस कवर कर रहे हैं, एक छत, एक बोर्ड वाली दीवार और एक ये वाली दीवार। इनसे 0 होगा क्योंकि इसी कोने पर रखें। इसका आंसर यहाँ छिपा है कि जिस स्क्वायर के कोने पे चार्ज रखा होगा उससे फ्लक्स 0 पास होगा। ठीक, तो बाकी बचे 3 फेस। 3 कौन कौन से बचे? एक नीचे वाला, एक ये पीछे वाला दिखा, और एक ये साइड वाला दीवार। ठीक, इनसे इक्वली पास होगा। ठीक, रूम के हिसाब से बताऊं तो 3 फेस बचे अगर इस कोने पे चार्ज रखा है तो। ठीक, ग्राउंड, ये दीवार और वो पीछे वाली दीवार। ठीक, इनसे इक्वली पास होगा, कितना होगा? डिवाइडेड बाई 3, तो q/24 एप्सिलॉन नॉट। इतना समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ठीक, अब मैंने कहा कि अगर मैं इसमें, मैंने ईच फेस से पूछा, पूरे क्यूब से नहीं पूछा है। किससे? ईच फेस से। तो ये फेस ले लिया मैंने, इस फेस पे टोटल 4 चार्ज रखे हैं, तो इनकी वजह से तो 0 पास होगा, क्योंकि इसकी वजह से भी कॉर्नर है, इसकी वजह से भी ये फेस कॉर्नर है, तो इनकी वजह से तो 0 पास होगा। बाकी कितने चार्ज बचे? 4। और उन चार्ज की वजह से, चारों भूल जाओ, सिर्फ एक चार्ज सोचो, तो एक चार्ज की वजह से कितना पास होता? q/24 एप्सिलॉन नॉट। तो ऐसे कितने चार्ज हैं? 4, तो 4 इंटू q/24 एप्सिलॉन नॉट, मतलब कि q/6 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, कोई दिक्कत? मेडिकल का बच्चा 3 आंसर रट्टा मार के बैठता है, q/6 वाला, q/2 वाला, और q/20 या q/8 वाला, और फिर q/24 भी याद कर लेता है। उससे पूछो कैसे आया 24, घंटा नहीं पता, किन से 0 आया ये भी नहीं पता, बस आता है q/24 एप्सिलॉन नॉट। जयराम जी की। अरे IT वाले को नहीं पता होता, ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा है। तो किन 3 से 0 है, ये समझ में आ गया? ठीक, और बाकी 3 से 24 क्यों है? क्योंकि इक्वली डिवाइड हो जाएगा, सब फेस इक्वल डिस्टेंस पे। q/एप्सिलॉन नॉट ही होगा, पूरे क्यूब से पूछा जाए तो, क्योंकि ये अंडरस्टूड है कि इन सारे चार्ज की वजह से अगर एक दीवार से q/6 एप्सिलॉन नॉट पार हो रहा है तो दूसरी दीवार से भी सिमेट्रिकली q/6 एप्सिलॉन नॉट होगा। और ऐसी कितनी दीवारें? 6। तो पूरा क्यूब मिला के अगर कोई पूछे भाई कितना पार होगा, तो पूरे क्यूब का आंसर आएगा q/6 ऊपर 6 नीचे कट जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत? भाई एक दीवार का हमने पूछ लिया, और ऐसे 6 फेस हैं, और सबसे सिमेट्रिकली अगर देखें इक्वल पास हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर दो, तो एक फेस से जितना आ रहा है इंटू 6 कर दीजिए। ठीक, हालांकि 6 से 6 कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा।
सवाल लिखें। इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ गिवन रीजन, इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ गिवन रीजन is given by, electric field in a given region is given by E बराबर 4x i कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड या वेरिएबल है भैया, देखिए कौन कर पाया, प्लस 6y j कैप। इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ गिवन रीजन इज गिवन बाय 4x i कैप प्लस 6y j कैप। सामने देख के लिख सकते हैं, कॉमा देन फाइंड चार्ज इनक्लोज्ड बाय, then find charge enclosed by closed Gaussian surface, then find charge enclosed by closed Gaussian surface of side 1 meter cube, of side 1 meter cube as shown in diagram, of side 1 meter cube as shown in diagram। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस, ये ऑरिजिन, और ये क्यूब है ना, इसकी साइड जो है ना वो कितनी है, 1 मीटर की है सिर्फ। ठीक, तो बताना कि इसके अंदर कितना चार्ज रखा होगा। चार्ज इनक्लोज्ड बाय क्लोज्ड गॉसियन सरफेस, क्लोज्ड गॉसियन सरफेस लिखा, क्लोज्ड गॉसियन सरफेस क्यूब ऑफ साइड 1 मीटर, क्यूब और बढ़ा लेना, नहीं तो क्यूब वैसे ही फोटो में दिख रहा है। ठीक, क्लोज्ड गॉसियन सरफेस क्यूब ऑफ साइड 1 मीटर एज शोन इन डायग्राम। रजू की शीट में एक सवाल है, मैं तो हंसते हंसते पागल हो गया जब बच्चे ने डाउट पूछा। सवाल सुनना क्या है, ध्यान दें। कहते एक मेटलिक कंडक्टर है, क्या है, मेटलिक कंडक्टर मतलब स्फीयर मान लीजिए। ठीक, और ये है गॉसियन सरफेस यहाँ पे। ठीक, और यहाँ पे मैंने प्लस चार्ज रखा, तो गॉसियन सरफेस से कैसा फ्लक्स पास होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव या पास ही नहीं होगा। ये गॉसियन सरफेस है, डॉटेड वाली क्या है, गॉसियन सरफेस। तो इस गॉसियन सरफेस से चार्ज नहीं आए थे, वो एक रॉड टाइप के लिए आए थे कुछ ऐसे पास में, तो बात एक ही ऐसे प्लस वाली रॉड लेके आए थे। कैसा फ्लक्स पास होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव या फिर जीरो। ये मेटलिक कंडक्टर है भैया, मेटलिक स्फीयर है या मेटलिक कंडक्टर है, मेटलिक स्फीयर बोल देते हैं ना। तो यार छोटे छोटे बच्चे कर सकते हैं इसको, पहले ये देख लो कि उसके अंदर चार्ज कैसा आएगा, तो बड़ा सिंपल है। ये तो पढ़ाई है कि यहाँ पॉजिटिव रखेंगे तो इधर नेगेटिव आएगा, आया ना, इधर क्या आएगा, नेगेटिव, और इधर। तो आप देख लो भैया कैसा फ्लक्स पास हो रहा है गॉसियन सरफेस से, कैसा फ्लक्स पास हो रहा है भैया, तो गॉसियन सरफेस से पॉजिटिव फ्लक्स पास होगा। सही है, 4 ऑप्शन दे दिए। तो ये भी डाउट पूछ लेते हैं पूछने वाले तो, हालांकि आधी क्लास का डाउट होगा यहाँ पे भी, आधी क्लास सर को जा रही होगी कि यार पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, लेकिन बता दें जैसा चार्ज इंक्लोज होगा वैसी फ्लक्स पास होगा। तो अगर यहाँ नेगेटिव रखते तो इधर पॉजिटिव आता, इधर नेगेटिव आता, और नेगेटिव चार्ज इंक्लोज हो तो इसका मतलब नेगेटिव फ्लक्स पास हो रहा है। ठीक, हाँ, इसका आंसर सामने देखें। इलेक्ट्रिक फील्ड जेड में तो है नहीं, जेड में इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, तो इस फेज से और पीछे वाले फेज से तो फ्लक्स पास होगा ही नहीं, क्योंकि जेड में इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है। ठीक, क्या आप समझ पा रहे हो? जेड का मतलब ये जो आगे वाला फेस है और जो पीछे वाला फेस है ये वाला। ठीक, इनसे फ्लक्स जीरो पास होगा। क्या इतने में कोई कष्ट? अब अगर मैं इस फेस पे देखूं तो यहाँ x जीरो है, इस पे x जीरो है, x से शुरू ही यहाँ से हुई आगे, ये वाला फेस दिख रहा है, ये वाला, इससे भी जीरो पास होगा क्योंकि यहाँ पे x जीरो है। देखा कोई दिक्कत? यहाँ पे x की वैल्यू 1 हो चुकी है,
तो यहाँ से x अगर मैं 1 रखूँ तो 4 आई कैप में इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है यहाँ पे 4 आई कैप। सही, कोई दिक्कत? यहाँ पे y 0 है, यहाँ पे y 0 है, देख सकते हो आप। ठीक, यहाँ से फ्लक्स अगर देखें तो y की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इस फेस पे होगा 6 y, क्योंकि साइड 1 है। ठीक, देख सकते हैं। कोई दिक्कत? तो टोटल जो आउटगोइंग फ्लक्स मुझे दिख रहा है, एरिया 1 आएगा, क्योंकि साइड 1 है तो स्क्वायर का एरिया 1 इंटू 1 आएगा। तो टोटल फ्लक्स मैं जो देख पा रहा हूं वो है 10। फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो यहां से निकला 4 इंटू 1, यहां से निकला 6 इंटू 1, तो टोटल हो गया 10। अब 10 बराबर फॉर्मूला होता है फ्लक्स का, चार्ज इंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो Q इंक्लोज्ड आ जाएगा सिंपली 10 एप्सिलॉन नॉट। क्यों करेंगे, कारण बताओ? मैंने कब बोला? मैं तो टोटल फ्लक्स जितना निकल रहा है, और फार्मूला क्या था ये बता दो बस मुझे। ये आईटी के कबूतरों का खेल होता है, ये सवाल आईटी में दे दो पेपर में, घंटा नहीं कर पाते लोग। ये फाई बराबर क्या लिखा हुआ है? ये कौन सा फ्लक्स था ये बताओ? अंदर वाला या जो निकल रहा था वो? जो एंटर हो रहा है या जो निकल रहा है वो वाला? अंदर क्या था मुझे क्या मतलब? मुझे तो ये दिख रहा है कि यहां से 6 निकल रहा है और यहां से 4 निकल रहा है। मुझे ये बताओ कि कल से लेके आज तक के सारे डायग्राम में, ये जितने डायग्राम है, इनमें फाई क्या था? फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज्ड गॉसियन सरफेस। अंदर क्या था इससे मुझे मतलब ही नहीं है, कितना निकल रहा है या कितना एंटर कर रहा है, सिर्फ उससे मतलब है। तो इस सवाल से एटलीस्ट तुम्हें यह समझ में आ गया होगा कि फाई है क्या। पढ़ना अलग चीज होती है और समझना अलग चीज होती है। फाई क्या था? अंदर का फ्लक्स था या जो फ्लक्स निकल रहा था वो था? तो मैंने निकलने वाला देख लिया, इनकमिंग कुछ दिख नहीं रहा। अगर इनकमिंग वाला होता तो मैं नेगेटिव में ले लेता, आउटगोइंग तो पॉजिटिव में ले लेता। तो मुझे सिर्फ यहाँ पे भी आउटगोइंग दिख रहा है, यहाँ पे भी आउटगोइंग दिख रहा है, बाकी यहाँ पे 0 दिख रहा है, यहाँ पे 0 दिख रहा है, यहाँ पे 0 दिख रहा है, क्योंकि इन पॉइंट पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, क्योंकि x 0 है। सही, इस फेस के लिए तो मैं क्यों करूंगा इंटीग्रेट? एक कारण तो बता दूं। कोई दिक्कत? बेहतरीन सवाल है। सोर्स है रेजोनेंस की डीपीपी, आईटी की डीपीपी। हालांकि इस सवाल को मैं कैसे भी आईटी लेवल का नहीं मानता, बट यहां पे दिमाग लगेगा। बोलो भाई, मैंने कभी पढ़ा ही नहीं कि फाई इज द फ्लक्स, अंदर का फ्लक्स है जो इंटीग्रेट करके। मैं तो ये जानता हूं कि अंदर कुछ भी होता रहे, फाई वो फ्लक्स है जो क्लोज्ड गॉसियन सरफेस से निकल रहा है या एंटर कर रहा है। सही है, एंटर करने वाला फ्लक्स नेगेटिव लूंगा और बाहर आने वाला फ्लक्स पॉजिटिव लूंगा। तो मुझे दोनों ही फ्लक्स बाहर आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि एरिया 1 है और इलेक्ट्रिक फील्ड एक जगह है एक्स एक्सिस में, एक जगह है वाई एक्सिस में। ठीक, बाकी सारी जगह 0 दिख रहा है मुझे। बीच में वेरिएबल था, कांस्टेंट था, मुझे क्या मतलब? अंदर भीड़ कितनी थी एक चीज बताओ। यहां से मैंने ये गेट बाउंड्री खोल दी, अंदर तुम कॉन्स्टेंटली बैठे थे या यूनिफॉर्म बैठे थे, नॉन यूनिफॉर्म बैठे थे, मुझे इस बात से क्या मतलब? अगर मैं क्लोज्ड गॉसियन सरफेस है तो मैं कहूंगा कि इसमें चाहे एक दरवाजा लगाओ या 6 बच्चे, अगर क्लास के अंदर 100 हैं तो टोटल कितने बच्चे निकलेंगे? 100 ही निकलेंगे। तो मुझे तो 100 से मतलब है ना भैया। ठीक, अपने आप में एक बेहतरीन सवाल है। मतलब सवाल में जान कुछ भी नहीं है सॉल्यूशन के बाद, लेकिन सॉल्यूशन से पहले 100% गलत होने की उम्मीद, क्योंकि लोग यहाँ पे एक्स को वेरिएबल देखते ही इंटीग्रेट चालू। कोई दिक्कत? थोड़े से मैं क्या, मैंने हर फेस को एनालाइज किया, हर फेस को। बाकी सारी जगह मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 दिख रहा है, एक में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मुझे 4 दिख रही क्योंकि x 1 है।
4 वाला ही है। और एरिया वेक्टर मुझे इधर दिख रहा है। बाकी जगह अगर मैं देखूं तो एरिया वेक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डॉट प्रोडक्ट ही 0 हो जाएगा, क्योंकि एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है। दिखाऊं, ध्यान दो, सामने देखो, मान लो पीछे वाली दीवार ले ली, पीछे वाली दीवार, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, एक्स में या वाई में, और इसका एरिया वेक्टर किधर है, बाहर, तो ई डॉट डी एस में ही निपट गया। ठीक, दिखा दिखा नहीं दिखा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? हाँ, ये सवाल मैं मूर्खों के बैच में आज पहली बार गलती से करवा दिया, लेकिन मूर्खों को नहीं करवाता कभी भी, और कोई मूर्ख कभी ये नहीं मानता कि मैं मूर्ख हूं। सबसे बड़ी बात ये होती है, अगर इस बोर्ड का एरिया वेक्टर मैं मान लूं, बोर्ड का प्लेन जो पीछे दिख रहा है, ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन दिख रहा है, दिखा ये वाला, ठीक, तो यहां तो डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तुम इंटीग्रेट क्या करने बैठे हो मुन्ना? तुम्हें क्या दिख रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल, एक्स में भी वाई में भी, ठीक, हाँ है वेरिएबल। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे भी वेरी कर रहा है, ऐसे भी वेरी कर रहा है, लेकिन है तो इसी प्लेन में ना, एक्स वाई में, और एरिया वेक्टर किधर है? जेड में, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0, तो फ्लक्स 0 पास है, बिल्कुल। इसमें भी 0 आएगा, पता क्यों? अरे इसका भी सीधे एरिया वेक्टर किधर? बाहर है, दिखा ना, एरिया वेक्टर इसका कहां होगा? बाहर होगा भाई, ये वाला प्लेन ऐसे बाहर, ठीक, तो इसका एरिया वेक्टर भी बाहर, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर? एक्स और वाई में, एरिया वेक्टर किधर है? जेड में, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं 0। कोई कहे सर ये वाला फेस, ध्यान देना ये वाला, तो मैं कहूंगा x0 इसके लिए, और x0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है? 0, कोई दिक्कत? और कोई कहे y कंपोनेंट, तो मैं कहूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड y में, और इस फेस का एरिया वेक्टर किधर आएगा? x में, 90 डिग्री, 0, देखा? पूरा खेल दिख गया। बेहतरीन सवाल है गॉस लॉ का, ये फालतू बात नहीं, सवाल बनाई इसलिए जाता है क्योंकि सामने वाले की निपटाई जा सके। ठीक है बेटा, तो सवाल कैसा होना चाहिए? बिल्कुल, लोग कहते हैं नहीं यार ये तो आईआईटी एडवांस लेवल सवाल, हाँ है, एडवांस में ही आएगा। एडवांस का पेपर कभी कठिन नहीं बनता, पहली चीज बता दूं। 100 में से सिर्फ 10% सवाल कैलकुलेटिव होते हैं, वो चेक करते हैं IQ, और IQ के लिए बेहतरीन सवाल है। सवाल में पूछा कुछ नहीं हमने, ठीक, सिंपल सा सवाल है। लोग यहाँ इंटीग्रेट एक्स पे डीएक्स लेके मार, आईटी वाले को और कीड़ा होता है, मेडिकल वाला तो दूर से हाथ जोड़ लेता है, कहता छोड़ो वेरिएबल आगे छोड़ो, उसका टाइम तब भी बच जाएगा। और जो एडवांस वाले कीड़े होते हैं ना, बहुत कठिन कठिन सवाल लगाते हैं, इडोफ क्रियोटोफ, तुरंत एक्स पे डीएक्स लगा रहे बेटा। चलो आगे चलते हैं। अब 3 डेरिवेशन। अच्छा हाँ, यहाँ पे एक चीज और, कंसेप्ट ऑफ, तीसरी बार पढ़ाने जा रहा हूँ प्रोजेक्टेड एरिया। पहली बार पढ़ाया था मैग्नेटिक फ्लक्स में, दूसरी बार पढ़ाया था रेडिएशन प्रेशर में, तीसरी बार इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। हेडिंग डाल दीजिए कंसेप्ट ऑफ प्रोजेक्टेड एरिया। प्रोजेक्टेड का मतलब परछाई का एरिया। कंसेप्ट ऑफ प्रोजेक्टेड एरिया, प्रोजेक्टेड का मतलब परछाई का एरिया, ठीक। ध्यान दें, तीसरी बार सेम फोटो बनने जा रहा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक लाइंस हैं। ठीक भाई, अब यहां प्लेट हो, कटोरा हो, मतलब हेमिस्फीयर हो, कोन हो, या फिर ऐसी टोपी हो कुछ, इन सब से कितना फ्लक्स पास हुआ? तो आंसर है सेम फ्लक्स पास होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E है तो E इंटू पाई आर स्क्वायर, अगर ये डायमीटर 2r है तो। क्या आपको ये सवाल अभी भी याद है, कोन वाला? लेकिन कोन में मैंने हॉरिजॉन्टल में इलेक्ट्रिक फील्ड डाला, तो यहाँ पे जो शेडो बनेगी
याद आया कुछ? अभी 10 दिन भी नहीं बीते होंगे, ट्रायंगल बनेगी। अगर इसकी हाइट h है और रेडियस r है, ठीक, रेडियस कितना है r, तो ट्रायंगल बनेगा कुछ ऐसा जिसका बेस होगा कितना, बता सकते हो? 2r, और हाइट होगी h। तो इससे फ्लक्स पास होगा E इंटू एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, मुश्किल से 5-6 लेक्चर हुए होंगे जिस रेडिएशन प्रेशर पढ़ाया था, 7 लेक्चर मान लीजिए एट मैक्स। और उससे 10 लेक्चर मुश्किल से पहले मैग्नेटिक फ्लक्स में पढ़ाया था, सेम चीज EMI में। नोट कर लीजिए फटाक से। तो ये सेम चीज 3 बार पढ़ाते हैं। मैं मानता हूं तीनों जगह अलग अलग हैं। आगे चलें। एक फार्मूला आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डायरेक्ट याद करेंगे इमरजेंसी के लिए अगर आया तो, वैसे तो पूछेगा नहीं क्योंकि सवाल है एडोफ का। इंटीग्रेट करके निकालते हैं, लेकिन फिर भी मैं इंटीग्रेशन से बचाऊंगा। एक डिस्क है ऐसे और इसके सामने एक पॉइंट चार्ज रख दिया। अब आप देख पा रहे हो पॉइंट चार्ज रखेंगे तो हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलग अलग आएगा, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, यहाँ पे अलग, साथ में थीटा भी चेंज होगा। ठीक, थीटा चेंज होगा तो फ्लक्स भी चेंज होगा। तो पूछते हैं कि इस चार्ज की वजह से इस रिंग से कितना फ्लक्स पास होगा। हाँ, पूरी रिंग से, मतलब खाली है तभी फ्लक्स पास हो रहा होगा। ठीक, बीच में जगह है तो इसको डायरेक्ट याद रख लेंगे। अगर ये एंगल थीटा है और ये एंगल थीटा है तो बिल्कुल वही फार्मूला है जो डिस्क का था। फ्लक्स पास होगा Q/2ε0। डिस्क का फार्मूला है अभी भी 1 - cos थीटा, बिल्कुल सही जवाब। अब cos थीटा की वैल्यू मैं नहीं बताऊंगा कैसे लिखी जाती है। और रेडियस r है और ये डिस्टेंस x है तो हमें पता है बेस अपॉन। तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से रिंग से कितना फ्लक्स पास होगा ये बताना है। ठीक, रिंग समझ गए ना, ऐसे रखिए बिल्कुल, और उसके एक्सिस पे रखा है पॉइंट चार्ज। तो इसको इमरजेंसी के लिए डाल के रख लीजिए। ऐसी चीजें जब आती हैं पेपर में तो फिर नहीं कर पाते। तो टोटल फ्लक्स पासिंग ड्यू टू पॉइंट चार्ज फ्रॉम रिंग, किसी को और पूरा निकालना होगा। किसी IT वाले को लगे कि नहीं नहीं यार हमें थोड़ा सा कीड़ा है, तो वो बैठ के इंटीग्रेट अपना करता रहेगा। यहाँ पे स्मॉल r पे dr की एक छोटी सी रिंग ले लेंगे और फिर उससे निकालेंगे। हाँ, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द रिंग ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, मैं बोल रहा हूँ आप लिख लीजिए। टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू अ रिंग ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज प्लेस्ड ऑन इट्स एक्सिस। टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू अ रिंग ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज प्लेस्ड, सामने से देख के भी लिख सकते हैं, मुझे लगता नहीं कि बोलूंगा तो लिख लो तुम। टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू अ रिंग ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज placed on its axis at a distance x from the center। तो इसके लिए ये ठीक, हाँ नहीं, वो चांस की बात है कि इंटीग्रेट करने पे फार्मूला सेम आ जाता है। ठीक, वो इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्क की वजह से होता था और वहां सिग्मा आता था, क्यों नहीं आता था। ठीक, ठीक है ना। तो इसको याद रखना भी आसान है क्योंकि ये लगभग वैसे ही फार्मूला जैसे डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का था, बस अंतर इतना है कि वहां पे सिग्मा था चार्ज डेंसिटी, यहाँ पे क्यू आ जाता है बस। तो इसलिए भी बता देता हूं मैं जानबूझ के कि भाई डिस्क का तो याद किया ही था तुमने,
तो बाई वन गेट वन फ्री ऐसा ऑफर लगता है कि चलो साथ में ये भी हो जाएगा। कभी इमरजेंसी में किसी ने पूछ ही दिया तो कम से कम ऐसा तो नहीं कि ब्लैंक बैठे, नहीं यार ऐसा तो हमने कभी देखा ही नहीं। जैसे इस सवाल को कराने से पहले और कराने के बाद फ्लक्स की डेफिनेशन ही चेंज हो जाती है लोगों के दिमाग में कि फ्लक्स था क्या। इस सवाल को कराने के पहले बच्चा फ्लक्स कुछ और समझता है, उसे लगता है कि फ्लक्स मतलब इंटीग्रेट करके और ऐसे कर, ठीक, और कराते ही दिमाग में कुछ और रह जाता है। फिर अब समझ में आता है कि टोटल फ्लक्स मतलब हमें टोटल वो फ्लक्स चाहिए जो कि बाहर जा रहा हो या अंदर आ रहा हो। अंदर कैसा था उससे क्या मतलब, मुझे यहां डेंसिटी अलग बच्चों की, यहां अलग, वहां अलग, वहां अलग, लेकिन अगर मैंने गॉसियन सरफेस खींच दी तो मुझे मतलब है टोटल कितने बच्चे बाहर निकले। ठीक, बच्चों की डेंसिटी या फ्लक्स अलग अलग हो या कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे चलें। चलो अच्छा एक सवाल देते हैं, मिटा दें इसको। अब किसी ने पूछा कि सर इस सवाल को मेडिकल में तो आप पूछ ही नहीं सकते। मैंने कहा मैं पूछ के दिखाऊंगा। ठीक, एक बच्चे ने कहा सर इस सवाल को मेडिकल में तो आप पूछ ही नहीं सकते। मैंने कहा मैं पूछूंगा और बिल्कुल बिना फार्मूले के आंसर आएगा। ध्यान देना, एक रिंग है भैया, देख के बताना जरा। ठीक, एक चार्ज की इधर रखा और एक चार्ज की इधर रखा है। ये डिस्टेंस है √2r और ये डिस्टेंस भी √2r। तो बताओ इस रिंग से टोटल कितना फ्लक्स पास करेगा। इस रिंग से टोटल कितना फ्लक्स पास करेगा। फार्मूले की कोई आवश्यकता नहीं, आंसर है 0। बताओ क्यों। अब मूर्ख लोग क्या कहेंगे, और हमें तो फार्मूला याद नहीं। अरे गधे इंसान, एक पॉजिटिव चार्ज इधर रखा तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर जाएगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर आएगा, तो नेट फ्लक्स 0। तो टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द रिंग इज 0। लो, हो गया मेडिकल लेवल का। सही। तो ये सवाल के पूछने वाले ऊपर डिपेंड करता है कि वो सवाल को किस लेवल का बनाना चाहता है। चलो भाई एक और, ये फार्मूला याद कर लिया होगा आपने। मेरा सीधा मानना है कि आसान से लेके कठिन तक जो जो संभव हो सकता है सब करा दो। इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज कितना फ्लक्स पास होगा भैया। इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज रिंग की एक्सिस पे रखा है, रिंग से टोटल कितना फ्लक्स पास होगा। एक बार फिर अगेन आंसर है 0। बताओ क्यों। क्योंकि इसकी वजह से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर जाएगा उसकी वजह से भी उतना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर जाएगा, तो इसका भी आंसर 0 है। ठीक, इसी सवाल को, सेम सवाल, कोई चेंज नहीं। प्लीज ध्यान दें, रेजोनेंस की एक्सरसाइज मतलब जो HLP होती है उसका है। कुछ मत करो, रिंग बनाओ और इस पे इनफाइनाइट लॉन्ग मत रखो, अब सेम इनफाइनाइट रख दो। अब बताओ रिंग से कितना फ्लक्स पास होगा। अब तो बिना इंटीग्रेशन के तुम हिल भी नहीं सकते, क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज होगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा और एरिया भी चेंज होगा रेडियस के साथ साथ। तो इंटीग्रेट तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। और अब की बार जो चार्ज है चार्ज डेंसिटी लैम्डा है और इसका टोटल रेडियस है r। अब बताओ भाई, फाइंड टोटल फ्लक्स passing through ring due to infinite long line charge, due to given line charge.
डेफिनेटली मेरे हिसाब से सवाल मेडिकल में कतई नहीं आएगा, लेकिन फिर भी एक स्टेप ऊपर की। ये भाई ध्यान दीजिए इसको, तुक्का मारने की जरूरत नहीं होती है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसकी वजह से प्लीज बातें नहीं, आर डिस्टेंस पे, किसी भी आर डिस्टेंस पे परपेंडिकुलर पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आता था, मैं पता अच्छे से, के लैम्डा बाई आर, और एक इसी प्लेन में आता था, याद करिए। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से तो फ्लक्स पास होगा नहीं, क्योंकि एरिया वेक्टर है इधर रिंग का, कोई दिक्कत इतने में। इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे के लैम्डा बाई आर, के लैम्डा बाई आर। अब किसी को दिक्कत हो कि सर पहले तो आपने इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज ऐसे बनाया था, अब ऐसे, तो फिजिक्स का और उसका वास्तविक में या काल्पनिक रूप से कोई संबंध नहीं हो सकता, ठीक, कोई दिक्कत। अब ये ऐसे लेटा दोगे तो ऐसा दिखेगा। इस रिंग का एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होता है, लेकिन समस्या ये कि जैसे जैसे आर चेंज होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज होगा और साथ में एरिया भी चेंज होगा। तो स्मॉल आर डिस्टेंस पे एक छोटी सी रिंग ले लेते हैं ऐसे केस में, डी आर थिकनेस की। कितनी थिकनेस इसकी? डी आर। और इससे कितना फ्लक्स पास होगा ये निकालते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें पता है के लैम्डा बाई आर, और रिंग का एरिया है, इस रिंग का एरिया कितना हो जाएगा भैया? लेंथ तो है 2 पाई आर, और इनटू चौड़ाई कर दें तो 2 पाई आर डी आर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई दिक्कत तो नहीं? इतना तो हम लिख ही सकते हैं भाई। इस रिंग को ऐसे काट के खोलोगे ना तो ऐसे दिखेगी ऐसे, तो इसकी चौड़ाई दिखेगी डी आर और लेंथ दिखेगी 2 पाई आर, तो इसका एरिया हो जाएगा 2 पाई आर डी आर, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे पता ही था के लैम्डा बाई आर, एरिया पता ही था। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है? 0 से लेके कैपिटल आर तक। प्लीज सामने देखें। अब यहाँ पे देखें तो फाई आएगा, आर से आर कट जाएगा भैया, देखा? तो अच्छा, के की वैल्यू लिख दी उसने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा 2 पाई कैपिटल आर। तो यहाँ से 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा लैम्डा आर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो कठिन तो नहीं है बहुत ज़्यादा, इतना तो कर ही सकते हैं। क्योंकि फ्लक्स अपने अंतिम पड़ाव पे है, तो अब अंतिम जब होता है तो मैं टफ लेवल पे पहुंचता हूं, ठीक। इंटीग्रेट क्यों करना पड़ा, क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? क्योंकि रेडियस चेंज हो रहा है तो साथ में एरिया भी चेंज हो रहा होगा, और साथ में आर के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो रहा होगा, तो इंटीग्रेट तो करना पड़ेगा, ठीक। ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड काम का क्यों नहीं है? क्योंकि ये इसी प्लेन में है और एरिया वेक्टर होता है परपेंडिकुलर, तो डॉट प्रोडक्ट के साथ ये वाला कंपोनेंट तो 0 हो जाएगा। शुरू करें। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ, ठीक। सीधे सीधे आएगा लिख के, ड्राइव इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ लाइन चार्ज विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। अगर तुमने अल्फा बीटा वाला फार्मूला लगा दिया तो बोर्ड के मास्टर को समझ में नहीं आएगा, सीधे काट के नंबर 0, ठीक, क्योंकि वहां लिखा हुआ होगा ड्राइव इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ, ठीक। कोई दिक्कत? तो जिन्हें बोर्ड देना वो लिख भी सकते हैं इस चीज को, ड्राइव इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ, ठीक। ड्राइव इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग लाइन चार्ज विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। और जिन्हें बोर्ड नहीं देना वो कुछ नहीं लिखेंगे, वो सीधे फोटो बनाएंगे, सिंपल। अब ये बताओ कि इस लाइन चार्ज को सिमेट्रिकली ढकने के लिए इसके आसपास गॉस ने कैसी सरफेस बनाई होगी ताकि सिमेट्रिकली चारों तरफ से इक्वली ढक जाए, सिलिंड्रिकल। सही है, समझ में आ गया? वैसे ये चीज वेव ऑप्टिक्स में भी पढ़ाई थी मैंने, याद कीजिए। वेव फ्रंट, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट, बस नाम चेंज हो गया, ठीक। तो किसी ने कहा यहां से आर डिस्टेंस पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो गॉस ने क्या किया कि एक गॉसियन सरफेस बनाई जिससे इसको सिमेट्रिकली ढका जा सके। बातें नहीं भाई, ठीक। ये गॉसियन सरफेस है। आप सबको पता है कि अगर
लाइन चार्ज है तो इससे चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे 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 निकलेगा। ठीक, ये सेम फोटो मैंने बनाया था, चैप्टर का नाम था वेव ऑप्टिक्स। सेम फोटो था, कहीं कोई यहाँ 90 डिग्री का, तो इसका एरिया वेक्टर जो सिलेंड्रिकल सरफेस, इसका एरिया वेक्टर तो इधर ही होगा भैया। क्या पता ऊपर वाले ढक्कन का एरिया वेक्टर किधर होगा? ऊपर, बिल्कुल सही। तो मैं ब्रीफ में कर रहा हूँ, बोर्ड के मास्टर की तरह नहीं कर पाऊंगा, मुझे उतनी आदत नहीं बची है अब। इसका एरिया वेक्टर तो भैया ऊपर होगा, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसी प्लेन में है, और इसका एरिया वेक्टर नीचे होगा ds, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड हम देखें तो इसी प्लेन में है। ठीक, तो मैं दो तो लिख रहा हूं जीरो, लेकिन तुम्हें ये जीरो लिखने से पहले वहां एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि क्यों। पता चला क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? ठीक, तो वहां लिखना पड़ेगा भावनाएं कि दो जीरो क्यों टिका दिए तुमने। ठीक, और जो कर्ड वाला है उसका एरिया होगा E इंटू 2πr_l। क्या आप जानते हैं? नहीं जानते हैं, कोई बात नहीं, कॉपी कर्व होती है, इसको ऐसे खोल के सीधी कर लो। तो ये लेंथ कितनी हुई? 2πr, और चौड़ाई हो गई l, तो एरिया हो जाएगा 2πrl। ठीक, नहीं तो लोग रट्टा मारते हैं कि सिलेंडर का कर्व सरफेस का एरिया 2πrh। ठीक, तो रटना नहीं होता है। हमने हजारों बार उस पेपर को फोल्ड किया जो कि रेक्टेंगल था, पेपर देते हैं और उसका रोल बना लेते हैं। ठीक, तो ये सिलेंडर है, इसको अगर मैं ऐसे ओपन कर दूं तो ये लेंथ हो जाएगी 2πr जो सर्किल थी, और ऊंचाई है l, तो एरिया कितना आ गया? लंबाई इंटू चौड़ाई 2πrl। ठीक, तो भैया ये E इंटू 2πrl बराबर चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, तो l लेंथ में कितना चार्ज हो जाएगा टोटल? लैम्डा l बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से सीधे सीधे l से l कट गया और इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया लैम्डा बाई 2π एप्सिलॉन नॉट r। अगर ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ऊपर नीचे 2 से, तो 2k लैम्डा बाई r। ठीक, तो गॉस लॉ की मदद से हम सारे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं निकाल सकते, सिर्फ वही निकाल सकते जो गॉस ने निकाले थे। किसी ने कहा कि सर इनफाइनाइट शीट का सीधा डेरिवेशन आता है, प्लीज ध्यान दीजिएगा भाई। अगर इनफाइनाइट लार्ज शीट है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपसे पूछेगा। ध्यान देना सामने 1 मिनट के लिए, किसकी मदद से? विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। चार्ज डेंसिटी कितनी है इसकी? सिग्मा। प्लीज सामने देखें। अब इनफाइनाइट शीट को तो आप कवर कर नहीं सकते, तो गॉस ने क्या किया? इसका छोटा सा एरिया लिया, कुछ इसमें एक सिलेंडर इंसर्ट कर दिया, सिलेंड्रिकल सरफेस ऐसे आर पार। प्लीज ध्यान दीजिएगा, देखा, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ली। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है ऐसे, और इधर भी है, क्योंकि दोनों तरफ होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, इसका एरिया ए मान लेते हैं। क्या बता सकते हो कर्ड सरफेस के साथ इसका कितना एंगल बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो इसका एरिया वेक्टर भी इधर, लेकिन कर्ड सरफेस के साथ कर्ड सरफेस का एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, कितना एंगल बना? कर्ड सरफेस का एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है भैया, कितना एंगल बना? कर्ड सरफेस का एरिया वेक्टर नीचे इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, कितना एंगल बना? कर्ड सरफेस का एरिया वेक्टर इधर है, ठीक, ds लिख दें, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, सही है, इधर भी ds लिख देते हैं। तो कर्ड सरफेस के साथ इसका कितना एंगल, डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0। तो कर्ड का 0 और प्लस 2 डॉट प्रोडक्ट में दिख रहा है E इंटू ए, तो प्लस 2 टाइम्स ऑफ E डॉट ए बराबर चार्ज कितना आएगा इसके अंदर भैया? चार्ज डेंसिटी है सिग्मा और एरिया ए डिवाइडेड बाय टोटल चार्ज इंटू एप्सिलॉन नॉट। ए से ए कट गया, ई आ जाएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, कोई दिक्कत? इससे ज्यादा ये शॉर्ट में है कि मतलब काम की चीज है। भावनाएं व्यक्त करनी खुद की अपनी, वह है लिटरेचर है, आर्ट है एक तरीके से।